रहे हैं प्राचीन भारत कक्षा 6 के लिए इतिहास की पाठ्य पुस्तक। इसका हमने 7 अध्याय देख लिया। आज हम देखेंगे 8वां अध्याय। अध्याय 8 में है छोटे छोटे राज्यों का युग। मतलब थोड़ा सा हम दक्षिण का सफ़र करेंगे, जिसमें हम देखेंगे पल्लव वंश, चेर वंश, चोल, पांड्य, ये सब का थोड़ा थोड़ा अध्ययन करेंगे। हायर क्लासेज में उसका डिटेल में अध्ययन है, लेकिन क्लास 6 में थोड़ा बहुत रोमिला थापर ने हर चीज़ों को टच किया है। तो आइए देखते हैं। अध्याय 8 छोटे छोटे राज्यों का युग, जिसमें सब पहले देखेंगे उत्तर भारत का पार्ट। उत्तर भारत में 500 ईस्वी और 800 ईस्वी के बीच एक बड़ा राज्य स्थापित करने की कोशिश हुई, परंतु वह बहुत दिनों तक कायम नहीं रह सका। उत्तर भारत धीरे धीरे छोटे राज्यों में बंट गया। ये राज्य लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। हर्ष ये अंतिम राजा है जिसके पास सबसे बड़ा उत्तर भारत में शासन था। हुनों के हमले ने गुप्त साम्राज्य को कमज़ोर बना दिया। उनके पतन के करीब 100 साल बाद 7वीं शताब्दी में एक नए राज्य का उदय हुआ। दिल्ली के उत्तर में कुरुक्षेत्र के समीप थानेश्वर नाम का एक छोटा शहर है। आजकल इसका महत्व नहीं है, परंतु एक ज़माना था जब यहाँ एक राजा का निवास स्थान था। ईसा की 7वीं सदी में यहाँ स्थानेश्वर या थानेश्वर राज्य की राजधानी थी। यहीं पे हर्षवर्धन का जन्म हुआ था। हर्षवर्धन को प्रायः हर्ष कहा जाता है। वह भी छोटा ही था कि 606 ईस्वी में उसके भाई की मृत्यु हो गई और उसे राजा बना दिया गया। परंतु आगे जाकर वह शक्तिशाली राजा हुआ और उसने उत्तर भारत में गुप्तों की भांति एक बड़ा राज्य बनाने का प्रयास किया। आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, यह गुप्त साम्राज्य का अंतिम राजा नहीं था। यह उनके गुप्त साम्राज्य के पतन के 100 साल बाद अपना शासन को स्थापित किया, एक बड़ा राज्य बनाने का प्रयास किया। वानभट्ट, जिस तरह से समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था हरिसेन, उसी तरह से वानभट्ट क्या था, हर्ष का दरबारी कवि था। वह हर्ष का एक दरबारी कवि था। एक अन्य चीनी बौद्ध यात्री वानचांग हर्ष के समय शासनकाल में भारत आया था। जिस तरह से फाहियान भारत आए थे गुप्त साम्राज्य के समय में, उसी तरह से ह्वेनसांग या वैनचांग आए थे भारत में हर्ष के समय में। उसने अपनी भारत यात्रा का वृत्तांत लिखा है। फाहियान भी क्या लिखे, गुप्त साम्राज्य का वर्णन किए हैं। अपनी राजधानी स्थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया। हर्ष अपनी राजधानी स्थानेश्वर से हटाकर कन्नौज ले गया, क्योंकि कन्नौज उसके राज्य के अधिक बीच में था। वह एक लंबे अभियान पर निकला और उसने उत्तर भारत के अनेक भागों को जीत लिया। इसमें पंजाब, पूर्वी राजस्थान और असम तक गंगा की घाटी का प्रदेश शामिल था। परंतु जब उसने दक्कन के राज्यों पर चढ़ाई करनी चाहिए तो उसे पुलकेशिन द्वितीय ने रोक दिया। तो यह हर्ष का सबसे बड़ा शत्रु रहा, जिसने दक्कन में कभी बढ़ने नहीं दिया, और यह भी काफ़ी शक्तिशाली राजा था। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था। किसका राजा था? चालुक्य वंश का राजा था, और उसकी राजधानी उत्तरी कर्नाटक में वातापी या बादामी में थी। हर्ष का राज गुप्तों की तरह का था। उसने जिन राजाओं पे विजय प्राप्त किया उसे राज कर देते थे, और जब वह युद्ध करता तो उसकी मदद के लिए सैनिक भेजते थे। मतलब इसका जो शासनकाल था गुप्त की तरह ही था, मौर्यों की तरह नहीं था। यह कर लेकर उन पे शासन करने के लिए छोड़ देता था। उन्होंने हर्ष का आधिपत्य तो स्वीकार कर लिया, परंतु वे अपने अपने राज्यों के शासक बने रहे और स्थानीय मामले में वह स्वयं ही निर्णय लेते थे। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था, और शायद जीवन के अंतिम सालों में वह बौद्ध भी बन गया था। परंतु उसने दूसरे धर्मों को भी उसका आश्रय मिलता रहा।
चीनी यात्री वान चांग से मिलने के लिए वह बड़ा उत्सुक था। वान चांग लिखता है कि हर्ष से उसकी लंबी बातचीत हुई थी। हर्ष से क्या है, उस वेन सांग का लंबी बातचीत हुई थी। उसने उस समय के ग्रंथों का अच्छा अध्ययन किया था और हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की है। कितने नाटकों की रचना की है? तो 3 नाटकों की रचना की है। इसे वान चांग बोलिए, लेकिन आधुनिक पुस्तक में इसे ह्वेन सांग बोलते हैं। अब चूंकि यह चीनी नाम है इसलिए उसको उच्चारण में अलग अलग लिखा जाता है, और हिंदी में जब इसका उच्चारण होता है तो थोड़ा सा उच्चारण करने में लोगों को कठिनाई महसूस होता है। इसे चाइना में लिखते हैं ह्वेनजांग। और यह आया कब था? तो यह तीनों नाम आपको कहीं भी अगर दिखता है तो एक ही है। ह्वेनसांग बोलिए, चाहे जुएनचांग बोलिए, चाहे वान चांग बोलिए। और यह 629 से लेके 645 के बीच में आया था और हर्ष से मिला था। तो हम आगे बढ़ते हैं। हर्ष ने संस्कृत में 3 नाटकों की रचना की है। सामाजिक दशा। उस समय उत्तर भारत की सामाजिक दशा क्या था? ये राजा हर्ष का एक हस्ताक्षर है जिस पर वह लिखा है, स्वहस्तो मम महाराजा धीराज श्री हर्षस्य। स्वहस्तो मम महाराजा धीराज राजश्री हर्षस्य। मतलब यह क्या है? राजा हर्ष का, जो महाराजा धीराज अपने आप को कह रहा है, उसका स्वहस्ताक्षर है। देखिए उस समय किस तरह से लिखा जाता था। अब उस समय क्या था? सामाजिक दशा। इस काल के इतिहास के लिए उपलब्ध स्रोतों में से एक है बौद्ध यात्री वानचांग या ह्वेनसांग का वृत्तांत। ह्वेनचांग 26 साल की आयु में चीन से रवाना हुआ और लगभग फाहियान, जो गुप्त साम्राज्य में आया था, फाहियान का अनुसरण करते हुए मध्य एशिया को पार करके भारत पहुंचा था। फाहियान क्या था? गोबी मरुस्थल को पार करके पहुंचा था। यह पीछे के अध्याय में हमने देखा। मार्ग में वह अनेक बौद्ध विहारों में रुका, क्योंकि अब मध्य एशिया में बौद्धों की तादाद काफ़ी अधिक थी। भारत में अनेक साल तक भ्रमण और अध्ययन करने के बाद वह उसी मार्ग से चीन वापस लौट गया। वेन चांग ने देखा कि बौद्ध धर्म भारत के सभी मार्गों में उतना लोकप्रिय नहीं है जितना कि उसने समझ रखा था, लेकिन पूर्वी भारत में यह अब भी एक बड़ा लोकप्रिय था। उसने कुछ साल पटना के पास के नालंदा विहार में गुजारे। नालंदा उस समय देश का एक प्रमुख विश्वविद्यालय था और एशिया के विभिन्न देशों से विद्यार्थी यहाँ अध्ययन करने आते थे। यह नालंदा विश्वविद्यालय में बहुत सारे दान गुप्त साम्राज्यों ने भी दिए थे और उन्हीं के शासनकाल के समय वह बना था। वेन चांग ने यह भी देखा कि भारत में जाति प्रथा है। नगरों के बाहर रहने वाले अछूतों के साथ यह फाहियान के समय भी था और 100 साल बाद भी था। मतलब यह वेन सांग के समय भी था। बुरा सलूक किया जाता है और ये नगरों के बाहर रहने वाले अछूत लोग थे। सभी लोग शाकाहारी नहीं थे। हालांकि इस बात पे जोर दिया जाता था कि लोग मांस न खाएं। नगरों में अमीरों और गरीबों के मकानों में अंतर था। अमीरों के मकान खूबसूरती से बनाए और सजाए जाते थे, परंतु गरीबों के घर क्या होते थे? सादे, सफ़ेदी पुते हुए और कच्चे फर्श के होते थे। अलग अलग स्थानों के लोगों का पहनावा अलग अलग था। वेन चांग पहनावा क्या था? अलग अलग था हर एक जगह का। भारत के लोग गर्म मिजाज के हैं, उन्हें जल्दी गुस्सा आता है, परंतु ईमानदार होते हैं। भारतीय लोग स्वच्छता प्रेमी होते हैं। अपराधियों की संख्या बड़ी नहीं थी। यद्यपि वह बार बार लिखता है कि यात्रा के दौरान लोगों ने उसे लूट लिया। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। आजीवन कारावास ही सबसे कठोर दंड था।
हर्ष की मृत्यु के बाद कुछ समय तक उत्तर भारत में अस्थिरता की स्थिति थी। राज्य कई छोटी छोटी इकाइयों में बट गया। इनमें आपस में लड़ाइयाँ होती रही और इस बीच दक्कन और दक्षिण के राज्य शक्तिशाली हो गए। यह देखिए एक नालंदा बिहार का भग्नावशेष मतलब बचा हुआ पार्ट है, जो जिसे अगर इसके बारे में जानेंगे तो बख्तियार खिलजी ने इसे जला दिया था और बहुत सालों तक यह जलता रहा। यहाँ बहुत बड़ा लाइब्रेरी था। अब तो यह सिर्फ एक दर्शनीय स्थल रह गया है जो नालंदा में। वेनचांग का चित्र है। इस तरह से वह अपने यहाँ हमारे यहाँ आया था तो उसका एक चित्र उकेरा गया है। दक्कन और दक्षिण, तो उत्तर में हमने हर्ष का देख लिया। अब चलते हैं दक्कन और दक्षिण। तो सबसे पहले हम देखेंगे चालुक्य। सातवाहनों के पतन के बाद दक्कन में अनेक छोटे छोटे अनेक राज्यों का उदय हुआ। वाकाटाकों ने एक मजबूत राज्य बनाने का प्रयास किया, परंतु यह अधिक दिनों तक टिका नहीं। ये वही वाकाटाक हैं जो गुप्त साम्राज्य के समकक्ष थे। उनके बाद चालुक्य वंश आया। दक्कन और दक्षिण भारत, ये नर्मदा नदी के बाद से क्या या बिंद पर्वत के बाद के क्षेत्र को क्या कहते हैं? दक्कन और दक्षिण भारत कहते हैं। यह गोदावरी नदी दिखाया गया है। जब भी मैप देखिए तो प्रयास करिए कि जितना ज़्यादा आप देख सकते हैं उसको देखने का प्रयास करिए। तो देखिए ये चालुक्यों का राज्य है जो लगभग महाराष्ट्र में है। ये कलिंग प्रदेश है जो उड़ीसा का पार्ट है, और यहाँ पे पल्लव हैं, यहाँ पे चोल हैं। चोल सब तमिलनाडु में, चेर केरल में, और पांड्य भी तमिलनाडु के पार्ट रहे हैं। तो आज के तमिलनाडु के पार्ट रहे हैं। उस समय ऐसा कोई तमिलनाडु करके कोई जगह नहीं था। यहाँ पे राष्ट्रकूट का भी है, और ये बतापी है जिसको बादामी भी बोलते हैं। ये उत्तरी कर्नाटक में है। यहाँ पे कृष्णा नदी भी दिया गया है। हैदराबाद भी आज का कुछ प्रदेश दिखाया गया है। और ये एलोरा का गुफा है जो महाराष्ट्र में है। तो नासिक, बम्बई, नागपुर, महानदी ऊपर है, ये भी दिखाया गया। उड़ीसा में, आज का उड़ीसा में है। और यहाँ आज का आधुनिक मद्रास को दिखाया गया है। उसी के नीचे महाबलीपुरम है, कांचीपुरम है और तंजावुर है। तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि महाबलीपुरम किधर है तो ज़्यादा क्या है, उत्तर की तरफ है, और सबसे दक्षिण में मदुरई है। तो महाबलीपुरम, कांचीपुरम, तंजावुर और मदुरई। हो सकता है कि कहीं भी ये ऑर्डर पूछा जा सकता है। वैसे तो यूपीएससी के एग्ज़ाम में इस तरह का पूछना आम बात है। तो महाबलीपुरम के नीचे दक्षिण में कांचीपुरम है, उसके दक्षिण में तंजावुर है, और उसके भी दक्षिण में मदुरई है जहाँ पांड्य राज था। तो इस तरह से बहुत सारे दिखाया गया। ये एक क्षेत्र है, यह एक मंदिर है जो कैलाश मंदिर एलोरा में पर्वत को ही काट कर बनाया गया, और यह ऊपर से नीचे की ओर बनाया गया है। कुछ चीज़ें हम ऐसा बोल देते हैं वीडियो में जो बहुत हायर क्लासेज में बताए गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस मंदिर को बनाने में नीचे से नहीं बनाया गया, कहीं से जोड़ा भी नहीं गया है। पूरे मंदिर को, पूरे पहाड़ को काट कर पूरे मंदिर को बनाया गया। तो ये कैलाश मंदिर जो है एलोरा का है। यह मंदिर चट्टान को गहराई में काटकर बनाया गया। इसका निर्माण एक राष्ट्रकूट राजा के आदेश से हुआ। तो उनके बाद चालुक्य वंश आया, और जिसका केंद्र वातापी था। तो चालुक्यों का केंद्र कहाँ था? वातापी था। यहाँ चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय का शासन उसी समय था जिस समय उत्तर में हर्ष का था। तो जिस समय हर्ष था उसी समय पुलकेशिन द्वितीय था, और इसी ने हर्ष को दक्कन में रोकने से रोका। जिस समय उत्तर में हर्ष का था उसकी महत्वाकांक्षा समूचे दक्कन पठार पर शासन करने की थी, और कुछ समय तक उसे इसमें सफलता भी मिली। नर्मदा के तट पर हुई लड़ाई में उसने हर्ष को हराया, परंतु चालुक्यों के दो शत्रु थे, उत्तर में राष्ट्रकूट और दक्षिण में पल्लव।
इनके और भी दो शत्रु थे जो उत्तर में इसके पड़ते थे, मतलब कर्नाटक के उत्तर में जो महाराष्ट्र का पार्ट था, उत्तरी कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र का जो पार्ट था उसमें राष्ट्रकूट थे, मतलब इस तरह से था। यहाँ पे वातापी था, तो इसके उत्तर में राष्ट्रकूट थे और इसके दक्षिण में पल्लव थे। और ये क्या था? ये चालुक्य थे। राष्ट्रकूटों का उत्तरी दक्कन के एक छोटे राज्य पर शासन था। शुरू में राष्ट्रकूटों का उत्तरी दक्कन के एक छोटे राज्य पर शासन था। आरंभ में वे चालुक्यों के अधीन थे। शुरू में क्या थे? ये भी चालुक्यों के अधीन थे, लेकिन बाद में क्या हो गए? आज़ाद हो गए। परंतु ईसा की 8वीं शताब्दी में शक्तिशाली हो गए और उन्होंने चालुक्य राजा पर आक्रमण करके उसे हरा दिया। परंतु जब दक्कन में चालुक्यों की शक्ति बढ़ रही थी, तब उसी समय दक्षिण भारत में पल्लव शक्तिशाली हो रहे थे। पुलकेशिन द्वितीय ने, ये देखिए, एक बातापी की एक गुफा में उकेरी गई एक जैन मूर्ति है। यह बातापी की गुफा में है, मतलब चालुक्यों के समय की। यह जैन दिखाया गया, एक जैन मूर्ति को दिखाया गया। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन से युद्ध किया और उसे हरा दिया। परंतु कुछ साल बाद पल्लव राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय पर चढ़ाई की और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। तो जहाँ पुलकेशिन द्वितीय ने सबसे पहले पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन से युद्ध करके उसे हराया, उसके कुछ ही साल बाद राजा नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया और उसकी राजधानी पर अधिकार कर लिया। चालुक्यों की यह एक करारी हार थी। चालुक्यों की राजधानी वातापी एक समृद्धशाली नगर था। पश्चिम में ईरान, अरेबिया तथा लाल सागर के बंदरगाहों से और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से पुराने व्यापारिक संबंध अब भी कायम थे। व्यापार में क्या हुआ? समृद्धि हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने ईरान के राजा खुसरो द्वितीय के पास एक दूत मंडली भेजी। 100 साल बाद जब जरुस्त्रियों ने ईरान छोड़ा, तो वे दक्कन के पश्चिमी तट के नगरों में आकर बस गए। तो ये जब ईरान से जरुस्त्रियों ने वहाँ से चलकर जब सोचे कि कहाँ बसना है, तो दक्कन के पश्चिमी तट के नगरों में आकर बस गए और आगे चलकर वो क्या कहलाएं? पारसी कहलाएं। जो आज जो टाटा जैसी कंपनी है, वह जो टाटा चला रहे हैं, वो JRD टाटा या जो भी टाटा थे या रतन टाटा जो हाल ही में गुजरे, वे सब पारसी थे। जरुस्त्र धर्म का उपदेश ईसा पूर्व 600 ईस्वी के कुछ पहले जरुस्त्र ने दिया था। ईरान के महान हखमनी सम्राट जरुस्त्र धर्म के अनुयायी थे। जरुस्त्र की शिक्षा थी कि अच्छाई और बुराई की शक्तियाँ आपस में सतत संघर्षरत रहती है, लेकिन अंत में अच्छाई की विजय होती है। जरुस्त्रियों की पवित्र पुस्तक का नाम जिंद अवेस्ता है। ये सब चीज़ें जो हैं किसी भी नई NCERT में क्लास 6 में नहीं दिया गया, ये 12th का पार्ट है, 12th क्लास में दिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, चालुक्य के बारे में बताया जा रहा है, वहीं से उसके व्यापार के थ्रू ईरान के एक धर्म जरुस्त्र धर्म के भी बारे में बताया जा रहा है। और उनकी पवित्र पुस्तक का नाम क्या था? जिंद अवेस्ता। जरुस्त्र धर्म का पश्चिम एशिया के और मध्य एशिया के कुछ भागों के भी लोगों के धार्मिक विचारों पर गहरा प्रभाव पड़ा। इस्लाम के आगमन तक यह ईरान का प्रमुख धर्म रहा। तो ईरान का पहले प्रमुख धर्म क्या था? पारसियों का जरुस्त्र धर्म था। लेकिन बाद में इस्लाम का आगमन के बाद ईरान एक क्या बन गया? एक इस्लामिक कंट्री बन गया, जिससे आज USA का लड़ाई चल रहा है, अभी भी मार्च में। चालुक्य नरेश कला के प्रेमी और संरक्षक थे। उन्होंने दक्कन की पहाड़ियों में
गुफा मंदिरों तथा मंदिरों के निर्माण के लिए प्रचुर धन दिया। एलूरा के अधिकांश मूर्तिकला का श्रेय चालुक्य और राष्ट्रकूट राजाओं की दानशीलता को जाता है। तो एलोरा का जो गुफा में जो कैलाश का भी मंदिर है, उसे जो काट के बनाया गया, उनमें इन्हीं लोगों के दान का सहयोग है, चालुक्य और राष्ट्रकूट। तो एलोरा गुफा को बनाने में सिर्फ चालुक्यों का हाथ नहीं है, राष्ट्रकूटों का भी बहुत बड़ा हाथ है। अब पल्लव। दक्षिण के पल्लव आरंभ में संभवतः सातवाहनों के अधिकारी थे। ये सातवाहन जब वंश खत्म होता है तो उसके बाद ही चालुक्य, पल्लव ये सब पनपे हैं। जब सातवाहन राज का पतन हुआ तो पल्लव अपने स्थानीय इलाकों के शासक बन गए और धीरे धीरे उन्होंने कांचीपुरम क्षेत्र, मद्रास के निकट के दक्षिण में अपना शासन फैलाया। उन्होंने पांड्यों और चालुक्यों से अनेक लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी। इन दोनों ने पल्लवों के शक्तिशाली बनने में बाधाएं डाली, फिर भी पल्लव अपना शासन स्थापित करने में सफल हुए। उन्होंने कांचीपुरम के दक्षिण का इलाका तंजौर तथा पुदुकोट्टई क्षेत्र जीत लिया, क्योंकि यह भाग संपन्न और उपजाऊ था। पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का समकालीन था। अपने जमाने के अन्य कई राजाओं की तरह वह केवल एक योद्धा ही नहीं था, बल्कि एक कवि और संगीतज्ञ भी था। शुरू में वह जैन मतावलंबी था, परंतु बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव बन गया था। तो शुरू में वह जैन था। कौन? महेंद्र वर्मन। तो पल्लवों का भी शासनकाल कला की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तमिल संत। इस काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था जिसका विश्वास था कि, यह देखिए महाबलीपुरम के रथ मंदिर दिखाया गया। महाबलीपुरम जो पल्लवों का शासन था, मंदिर चट्टानों को काट कर बनाए गए। इस काल में दक्षिण भारत में एक ऐसा जन समुदाय था जिसका विश्वास था कि धर्म ईश्वर विष्णु या शिव की व्यक्तिगत उपासना का मामला है। यह विचारधारा भक्ति कहलाई। इसमें कई जातियों के लोग शामिल थे, बहुत से तो कारीगर और किसान थे। वे जगह जगह घूमते हुए विष्णु या शिव की स्तुति में गीत गाते थे। आलवर विष्णु के उपासक थे और नयनार शिव के उपासक थे। शिव के बीच बीच में वे कांचीपुरम में एकत्र होते थे। वहाँ उत्सवों के अवसर पर गीत भजन गाते थे और ये गीत जन संधारण की तमिल भाषा में लिखे गए। वैदिक धार्मिक ग्रंथ संस्कृत में थे। इन्हें केवल पुरोहित और कुछ शिक्षित लोग ही समझ सकते थे। कांचीपुरम पल्लवों की क्या थी? राजधानी थी। होने के अलावा तमिल और संस्कृत के अध्ययन का केंद्र भी था। कांचीपुरम क्या था? तमिल और संस्कृत दोनों के अध्ययन का केंद्र था। दंडी जैसे लेखकों ने संस्कृत में लिखा, क्योंकि वे राज दरबारियों में और उच्च वर्गों के लिए लिखते थे। स्थापत्य कैसा था पल्लव का? तो पल्लव राजाओं ने अनेक मंदिर बनाए। इनमें से कुछ विशाल चट्टानों को काटकर बनाए गए, जैसे महाबलीपुरम के रथ मंदिर। अन्य मंदिर प्रस्तर खंडों से बनाए गए, जैसे कांचीपुरम के मंदिर। मंदिर के एक सिरे पर एक कक्ष में मूर्ति रखी जाती थी और इस कक्ष की छत पर एक ऊंचा शिखर बनाया जाता था। बाद की शताब्दियों में ये शिखर अधिक ऊंचे होते गए। यदि आज तुम तमिलनाडु की यात्रा करो तो सबसे पहले क्षितिज पर गांवों के ये मंदिर शिखर ही तुम्हें दिखाई देंगे। और धीरे धीरे एक कक्ष में मूर्ति रखा जाता था। जिस कक्ष में मूर्ति रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। और बाद में वे उस गर्भगृह के ऊपर
मतलब क्या था, ऊंचा शिखर बनाए जाने लगे। देखिए, ये देखिए किस प्रकार से यह कांचीपुरम के ये मंदिर लोगों के जमाव के स्थान बन गए। शाम के समय ग्रामवासी मंदिर के प्रांगण में आकर बैठते और एक दूसरे को खबरें सुनाते या ग्राम कल्याण से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करते, जैसे करों तथा खेतों की सिंचाई के मामलों पर। यहीं पे पुजारी बच्चों को पढ़ाते थे और दिन के समय में प्रांगण का उपयोग पाठशाला के रूप में होता था और शाम में आपस में बात विचार करने का। उत्सवों के अवसर पर गांव में मेले लगते और मंदिर के प्रांगण में नृत्यों और नाटकों का आयोजन होता। इस प्रकार अनेक अनेक बड़े धार्मिक भवनों की तरह मंदिर का उपयोग एक सामाजिक और राजनीतिक केंद्र के रूप में होता था। तो मतलब राजनीतिक इस मामले में था कि वहाँ पे क्या कर लगाया जाए, क्या सिंचाई हो, ये सब का भी चर्चा किया जाता था। और सामाजिक कि वहाँ जैसे बहुत सारे धार्मिक उत्सव होते थे। ये मंदिर बड़े धनी होते थे, इनकी अपनी जमीन होती थी जिससे आमदनी होती थी। इस तरह प्राप्त हुए धन को व्यापार में भी लगाया जाता था। पुजारियों के अलावा मंदिर के सांसारिक हितों की सुरक्षा के लिए एक प्रबंध समिति की भी आवश्यकता थी। तो ये देखिए उस समय के कैलाश मंदिर को दिखाया गया है। वैसे तो इस पुस्तक में इतना सुंदर चित्र नहीं दिया गया है। ये देखिए महाबलीपुरम का तटवर्ती मंदिर है जिसको दिखाया गया है। महाबलीपुरम का तटवर्ती मंदिर। और ये कांचीपुरम के कैलाशनाथ मंदिर का दृश्य है। देखिए मंदिर जितना बड़ा था गोपुरम भी उतने ही बड़े होते चले गए। ये गोपुरम है मतलब कि गेट, और ये मंदिर का शिखर है। तो जहाँ गेट भी बड़े होते चले गए, अलंकृत होते चले गए बाद में, और शिखर भी ऊंचे होते चले गए। तो इस प्रकार से हमने पल्लव और चालुक्य और राष्ट्रकूटों के बारे में हल्का हल्का देखा। तो इस पुस्तक में इतना ही वर्णन है। अगर आप आगे के क्लास में जाएंगे तो और भी ज़्यादा वर्णन आपको देखने को मिलेगा। चोल चेर पांड्य के बारे में क्लास 7 में ज़्यादा बताया गया है। तो ये छोटे छोटे राज्यों का जो युग है वह समाप्त हुआ। इस चैप्टर के बाद हम आएंगे तो अगला चैप्टर है भारत, और भारत का बाहरी दुनिया से क्या संपर्क था। तो अध्याय 8 छोटा चैप्टर था, उसके आगे का अध्याय भी थोड़ा सा छोटा ही है। तो अगले हम वीडियो में देखेंगे अध्याय 9 भारत और संसार।